वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रेकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 30वीं कड़ी। जन जन में जिसने भी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। चलो जाए चलो पदे पदे सत्येर छंदे, चलो दूर जय प्राणेर आनंदे, चलो मुक्ति पथे, चलो विघ्न विपद जय मनोरथे, चलो मुक्ति पथे। राष्ट्रीय सभा का 21वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1905 को बनारस में हुआ। नरमपंथियों के नेता, नामदार और प्रखर देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगस्त महीने से बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भड़का हुआ था। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कुछ रियासतों के साथ ब्रिटिश समर्थक प्रतिष्ठित लोगों ने खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस वाराणसी अधिवेशन में उनके भारत आगमन पर आनंद व्यक्त करते हुए इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ को कांग्रेस की यह राजभक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे लिखते हैं, राजपुत्र आए, मुल्क के सभी पात्रों के पुत्रों ने उन्हें घेर लिया, अन्य कोई भी वहां प्रवेश न पा सका। इस घेरे पर कोतवाल पुत्रों का पहरा लग गया, इसलिए उन्हें शिरोपा प्राप्त हुआ। इसके बाद ढेर सारे पटाखे छूटे और राजपुत्र जहाज पर चढ़कर वापस चले गए। फिर भी इस अधिवेशन से राजसत्ता के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली नेताओं की नरम भाषा धीरे धीरे बदलने लगी। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत में ही अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें देश भर में पहुंच चुकी थीं। इस आंदोलन में बंगाली जनता के पीछे देश की संपूर्ण भारतीय जनता खड़ी है, इसका एहसास इस अधिवेशन से हुआ। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाल के विभाजन को रद्द करने का आह्वान ब्रिटिश राजसत्ता से किया गया। वंदे मातरम की दृष्टि से यह अधिवेशन स्मरणीय रहा। रविंद्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी चौधरानी और उनके पति रामभुज दत्त इस अधिवेशन में उपस्थित थे। सरला देवी का हाल ही में विवाह हुआ था। भगिनी निवेदिता और उनकी सहकर्मी अबला बसु भी अधिवेशन में उपस्थित थीं। अधिवेशन शुरू हुआ और दर्शकों में से आग्रह होने लगा कि सरला देवी चौधरानी वंदे मातरम गीत गाएं। सरला देवी चौधरानी एक उत्तम कवियत्री और गायिका भी थीं। श्रोताओं के इस आग्रह से अध्यक्ष नामदार गोखले चिंतित हो गए। बंग भंग विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण वंदे मातरम शब्दों के उच्चारण पर भी जिलाधीश ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में मंच से ही वंदे मातरम का गायन होना नरमपंथी गोखले जी को खतरनाक लगने लगा। अंततः श्रोताओं के आग्रह के कारण उन्होंने सरला देवी से कहा कि वंदे मातरम की शुरुआती कुछ पंक्तियां ही गाएं, परंतु सरला देवी ने अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम गाना शुरू किया और पूरा गाकर ही समाप्त किया। मातरम।
की घोषणाओं से सारा अधिवेशन गूंज उठा। इसी समय सरला देवी ने ये गीत गाते हुए सप्तकोटि कंठ इन शब्दों की जगह त्रिशत कोटि कंठ शब्द बदल दिए। वंदे मातरम के शब्दों में किया गया ये पहला बदलाव था। इस अधिवेशन में एक और ऐतिहासिक घटना घटी। वो ये कि भारत के पहले राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन इसी अधिवेशन में पहली बार हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राजसत्ता से जूझते समय अपनी स्वतंत्र पहचान वाला भारत का राष्ट्रध्वज होना चाहिए, ये विचार सन 1900 के बाद सामने आया। 1905 में बनारस में हुए इस कांग्रेस अधिवेशन में पास के एक अलग मंडप में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी के बीचों बीच भारत का कहा जाने वाला पहला ध्वज जानबूझकर प्रदर्शित किया गया था। विशेष बात ये कि पूरी तरह भारतीय संकल्पना वाले इस ध्वज की मूल परिकल्पना जन्म से विदेशी और मन से पूरी तरह भारतीय बन चुकी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता की थी। लाल रंग के इस वर्गाकार ध्वज पर बीच में इंद्र के वज्र का पीले रंग का चित्र था। इस चिन्ह के एक ओर वंदे और दूसरी ओर मातरम ये बांग्ला लिपि के शब्द थे। ध्वज के किनारों पर 108 पीली ज्योतियां थीं। यह ध्वज उस प्रदर्शनी में केवल प्रदर्शित हुआ, उसे कहीं भी फहराया नहीं गया, इसलिए इसे पहले ध्वज का दर्जा नहीं मिल सकता। फिर भी तैयार किया गया यह आद्य राष्ट्र ध्वज ही माना जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन रहे वंदे मातरम शब्दों का इस पहले ध्वज पर उपयोग किया जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वंदे मातरम शब्दों का महत्व और सामर्थ्य जैसे जैसे सामान्य जनता के ध्यान में आने लगा, वैसे वैसे अंग्रेज सरकार को उसका उपद्रव महसूस होने लगा। सरकार ने वंदे मातरम गाने या शब्द उच्चारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण वंदे मातरम का प्रभाव और बढ़ने लगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन को वंदे मातरम, स्वदेशी का समर्थन, विदेशी माल का बहिष्कार, इन बातों ने और अधिक बल दिया। 7 अगस्त को टाउन हॉल में हुई सभा के कारण बंगाल के विभाजन का आम जनता में जो विरोध था, उस सभा में उसकी हुई तीव्र निंदा और स्वदेशी का आग्रह, ये बातें पूरे देश में फैल गईं। उसमें से पहली बड़ी चिंगारी महाराष्ट्र के पुणे में गिरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में बंगाल के विभाजन पर और कर्जन पर अत्यंत कठोर शब्दों में टीका की थी। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर उस समय पुणे में फर्ग्यूसन महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। 1 अक्टूबर को एक सभा बुलाकर युवा सावरकर ने पुणे के लोगों से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। इस सभा में समाचार पत्र काळ के संपादक शिवराम महादेव परांजपे और न.ची. केळकर उपस्थित थे। इस सभा के बाद बाहर गांव से लौटे लोकमान्य तिलक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली और बड़े पैमाने पर करने का सुझाव दिया। 7 अक्टूबर 1905 के दिन लकड़ी पुल के पास मुठा नदी के किनारे पूरे पुणे में घूमकर इकट्ठा किए गए और जुलूस के साथ बड़ी गाड़ी पर लादकर वहां लाए गए विदेशी वस्त्रों की होली की गई। इस होली की आग ब्रिटिशों के लंदन स्थित राज सिंहासन तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी, ऐसा भाषण उस समय लोकमान्य तिलक ने दिया। वंदे मातरम की घोषणाओं के बीच जलती लपटों ने पूरा वातावरण उज्जवल कर दिया। पुणे में हुई विदेशी वस्त्रों की उस विशाल होली के बाद पूरे देश भर में ऐसी होलियां जलने लगी। 1905 के अंतिम 4 महीने ऐसे ही जबरदस्त हलचल के बीते। विभाजन विरोधी आंदोलन की तीव्रता बढ़ी, फिर भी नए आए लॉर्ड मिंटो ने कर्जन की ही नीति आगे चलाई।
करजन और फुल्लर के जैसे बागबान न छोड़ते हुए इस आंदोलन के नेताओं को कभी मीठी मीठी बातों से फुसलाकर तो कभी धमकी देकर कार्रवाई का डर दिखाकर इस आंदोलन की हवा निकालने का वे प्रयास कर रहे थे। परंतु आंदोलनकारियों का निश्चय और पक्का होता गया, जिससे लॉर्ड मिंटो भी दमन की नीति और कड़ाई से लागू करने लगे। इसी आंदोलन के कारण पूरे विश्व को ब्रिटिश राजसत्ता के उन्मत्त, अमानवीय और हिंसक व्यवहार का दर्शन हुआ। उसके लिए निमित्त बने वे वंदे मातरम शब्द और बारिसाल में हुआ राष्ट्रीय सभा के युवाओं का अधिवेशन। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 30वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद, संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, गायिका अपर्णा केळकर, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।